हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, जब हम एग्जाम में अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ, टैक्सेशन की बात करता हूँ, तो अक्सर ये बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर जब हम अपने आंसर्स लिख रहे हैं, जब अपनी कंप्यूटेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हमें सेक्शंस को मेंशन करना चाहिए। सेक्शन जब हम मेंशन कर रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज हमें किस तरीके से लिखनी चाहिए। ओके, तो ये इस तरह तमाम तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सामने आते हैं। देखो, टैक्सेशन में जब हम अपना आंसर लिख रहे हैं, उसमें सेक्शन हो या ना हो, यहां पर इसको हम किस तरीके से जज करें कि सेक्शन लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए। तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आंसर ये रहता है कि अगर आपको सेक्शन मालूम है तो आपको उसको लिखना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सेक्शन मालूम नहीं है तो आप वहां पे प्लीज कृपया करके गलत सेक्शन ना लिखें। पर हाँ, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने अपनी इंटरप्रिटेशन में, अपने आंसर्स में सेक्शंस को मेंशन करा है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है, तो आपके मार्क्स जो हैं, आपके मार्क्स मिलने की जो संभावना है, डेफिनेटली वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो दोस्तों आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारी सेक्शन इंटरप्रिटेशन की सीरीज रहेगी, जिसमें हर मेजर चैप्टर, आज हम सैलरी से स्टार्ट करेंगे, हर मेजर चैप्टर के सेक्शंस को हम इंटरप्रेट करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से उसको लिखना है, इसको लेकर डिस्कशन होगी। एंड यस, सेक्शंस को किस तरीके से आसानी से हम याद कर सकते हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, इतने सारे सेक्शंस हैं, क्या सर सारे के सारे याद करने? नहीं, सारे के सारे तो नहीं करने, लेकिन अगर ज्यादातर याद हो जाएं और उसका इस्तेमाल हम अपने एग्जाम में, अपने आंसर्स में करें, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। ओके, तो चलो इस सीरीज शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे अपने सैलरी की, सैलरी के सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन और उनको किस तरीके से हमें याद करना है। दोस्तों, अगर मैं सैलरी के सेक्शंस की बात करूं तो लगभग देखा जाए तो मेजरली 4 सेक्शन में हमारी सैलरी जो है वो निपट जाती है। इसका ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, जैसे पीजीबीपी और कैपिटल गेन का है। सर ये 4 सेक्शन कौन कौन से? सर सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 है, सेक्शन 17 है। सर 3 ही सुने हमने, लेकिन एक हमारा सेक्शन 10 भी है। अब इसमें क्या क्या है, ठीक है, हमने तो सर 15, 16, 17 मेन सुने थे। मैं 10 की जो इंपॉर्टेंस है वही बताता हूं। देखो, जब मैं बात करता हूं सेक्शन 15 की, तो ये तो हमारा सिंपली जो चार्जिंग सेक्शन है वो है। भाई, गवर्नमेंट को एक राइट देना कि भाई अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से कुछ रेम्युनरेशन मिलेगी तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो अधिकार कहां से आया गवर्नमेंट के पास? 15 में आया। ओके, इसमें किस तरह से क्या क्या चीजें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेक्शन 16 जो है वो बेसिकली डिडक्शन की है। सर 3 तरह की डिडक्शन इसमें आती है, ओके, सैलरी वालों के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं नहीं ज्यादा तो बहुत कुछ है इसमें, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्क्स की बात करी गई है सेक्शन 17 में, उनकी टैक्सेबिलिटी की बात करी हुई है। एंड दोस्तों, सेक्शन 10 कहां से उठकर आया? देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं ऑब्वियसली कि सैलरी चैप्टर जो है वो आपने पढ़ लिया, उसकी काफी ज्यादा नॉलेज आपको है, तो आपने उस चैप्टर में बहुत जगह एग्जाम्पशंस कैलकुलेट करी होंगी। ओके, एचआरए से हमने शुरुआत करी, उसके बाद पर्क्स के अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पशन करी, रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुइटी हो गया, पेंशन हो गया, लिव इन कैशमेंट हो गया, इन तमाम जगह पर हमने एग्जाम्पशंस जो हैं उनको डिस्कस करा है। अब ये जो एग्जाम्पशंस हैं, ये एग्जाम्पशन का जो राइट है वो कहां लिखा हुआ है? वो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। हमारे इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात करें तो जो एग्जाम्पशन की पूरी सीरीज है वो सेक्शन 10 में लिखी हुई है। तो सैलरी की जो भी एग्जाम्पशंस होंगी वो सेक्शन 10 से कनेक्ट होंगी। अब किस तरीके से याद करनी है, क्या क्या, आओ उसको वन बाय वन जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 15 की। ओके, सेक्शन 15 जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि चार्जिंग सेक्शन है, और एग्जाम में अगर कुछ सेक्शन 15 से रिलेटेड आपको हिंट मिलता है कि आप लिख सकते हो, तो नहीं लिखना है, तो नहीं लिखना है। देखो, सेक्शन 15 क्या कहता है? Remuneration salary is taxable as per the employer-employee relationship. Salary is taxable on the basis of due basis, due basis, or received basis. ओके, इन दोनों में से whichever is sir earlier, इन दोनों में से whichever is earlier, इसके हिसाब से ये आपकी टैक्सेबल हो जाती है। बड़ी बेसिक सी चीज हम जानते हैं। ओके, तो इसकी अलग से कुछ इंटरप्रिटेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर मान लीजिए
आपके क्वेश्चन में एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी नाम की चीज मिली हो या फिर एरियर ऑफ सैलरी रिसीव हुआ हो। ओके, टैक्सेबिलिटी तो आप इसकी कर देंगे सर, एडवांस सैलरी जो है, क्योंकि आपने ऊपर ही बोला है ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो जायज सी बात है ये रिसीव्ड बेसिस पर ही टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल लॉजिक सी बात है। लेकिन जब मैं एरियर ऑफ सैलरी की बात करता हूं, एरियर ऑफ सैलरी भी दोस्तों दैट इज प्रोवाइजो, इट इज प्रोवाइजो, ये खंडन करती है इस बात का सेक्शन 15 की कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, एरियर ऑफ सैलरी सिर्फ आपका रिसीव्ड बेसिस पर ही टैक्सेबल होता है। क्लियर भाई? एरियर क्या है भाई? आप चुपचाप बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, मालिक ने बोला मैंने पिछले 3 साल से आपकी सैलरी बढ़ा दी, अरे वाह मालिक आप तो बहुत अच्छे, अब वो रिसीव आज हुई। लेकिन ड्यूज का क्या था? ड्यू तो पिछले 3 साल का है। अब पिछले 3 साल की टैक्सेबिलिटी आपकी निकले, आपका टैक्स बढ़े, सरकार उस पर फिर पेनल्टी मांगे, तो गलत है ना। तो एरियर की कंप्यूटेशन आज हुई है, तो आज जब मिला तब उसको टैक्सेबल करो रिसीव्ड बेसिस पे। ओके, तो मैंने बताया नॉर्मली लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में एडवांस सैलरी और एरियर की चर्चा हो तो आप सेक्शन 15 की इंटरप्रिटेशन जरूर लिखिएगा। ओके ओके सर लिख देंगे, लेकिन कैसे लिखें? कुछ वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ तरीका है। हाँ जी बिल्कुल, आओ ध्यान दो। जब भी आप इंटरप्रिटेशन लिख रहे हो तो क्या लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है, आज मैं बता रहा हूं उसको। लगभग यही हम बाकी फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनमें इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से लिखना? मैं जैसे एडवांस सैलरी की बात कर रहा हूं, एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स है, उन्हें अगले साल के 6 महीने की सैलरी इसी साल एडवांस में मिल गई। अब वो आप ऑब्वियसली सर टैक्सेबल कर देंगे ऊपर, लेकिन उसका नोट, वर्किंग नोट में उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लिखोगे? देखो ध्यान दो, उसको लिखना है एज पर दी प्रोविजन of section 15 of income tax act 1961। ठीक है, प्रॉपरली लिखो, इस तरीके से पूरा लिखना है। आप अभी हवा में बात नहीं कर रहे हो, आपने प्रॉपर प्रोविजन बता रहे हो सेक्शन 15। और ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है, ये लगभग हर जगह आपको इस्तेमाल करनी है। अभी तो आप सेक्शन 15 के लिख रहे हो, बाकी आगे चल के जब हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी के यूज करोगे तो ये लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ ब्ला ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारा 15 क्या कहता है? सैलरी, सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और received basis, due basis or received basis, whichever is earlier, whichever is earlier। इस तरह से आपने सेक्शन बता दिया। इस सेक्शन के बिहाफ पे आप एडवांस सैलरी को जो अगले साल की मिली है इसी साल, आप इसी साल में टैक्सेबल लिखोगे। सो इन द गिवन केस, इन द गिवन केस आप इस तरह से लिखोगे। सो in the given case, advance salary is taxable in the previous year on received basis। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एडवांस का बताया। अगर एरियर की बात करें, ठीक है, एरियर की बात करें, प्रोवाइजो टू सेक्शन 15, एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस ओनली। इस तरीके से आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जो भी जिसकी भी इंटरप्रिटेशन आप लिख रहे हो अकॉर्डिंगली। बहरहाल इसमें जो मेन चीज थी, जो एक्सप्लेन करने वाली चीज थी, वो ये वाली लैंग्वेज थी कि इस तरह से आप अपने इंटरप्रिटेशन की शुरुआत करेंगे। ओके, ये सेक्शन 15 की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 16 पर आते हैं। सर सेक्शन 16 हमारा छोटा सा, ओके,
इसमें तीन सेक्शन, सेक्शन 16 में डिडक्शन में तीन छोटे छोटे सेक्शन है। सेक्शन 16 पैरा 1, 2 और 3 है ना। ये 1 नहीं 1A है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी रिसेंटली चेंज आया था तो उसको 1A बना दिया गया। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 रुपए की मिलती है। इसमें आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। और इसमें आपकी प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होती है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसकी प्रोवाइड कराते हो। ओके, तो ये तो याद करने का तरीका हो गया 1 2 3। स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, एसईपी। अब इसकी सर इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन की इंटरप्रिटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अलग से खामाखा जबरदस्ती का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, जब आप सैलरी का क्वेश्चन कर रहे होगे और यहां पे आप ग्रॉस सैलरी निकाल लोगे, है ना, तो यहां दोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो यहां पे 16 सबसेक्शन 1A लिखकर आप प्रॉपरली स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख दोगे और उसके 50,000 की डिडक्शन जो है वो दे दोगे। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़े अलग से, ये बेसिक्स ही है, तो इसको अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, पहली चीज। दूसरा, अगली बात करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स। हालांकि चांसेस कम है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कैलकुलेट करने को आए, एक्सप्लेन करने को आए। रीजन इसके पीछे बिल्कुल साफ है सर, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलती है, और मैं अगर आपका क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा हूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, उनका क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत चीजें एग्जेम्प्ट हो जाती है, कैलकुलेट करने को कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, बहरहाल अगर आ जाए तो इसमें आप वर्ड इस्तेमाल करिएगा अलाउड, और इसमें आप वर्ड इस्तेमाल करिएगा अवेल। ठीक है, हालांकि कुछ बहुत भयंकर वर्ड नहीं है, कुछ अलग से वर्ड नहीं है, और यही होने चाहिए ऐसा नहीं है, बट लैंग्वेज वाइज थोड़ा लिखने में बेहतर हो जाते हैं। अलाउड वर्ड इसलिए कि मिलता ही मिलता है भाई, गवर्नमेंट अगर सिस्टम में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइलिंग करी जाए तो सिस्टम आपके डिजाइन है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एंटरटेनमेंट अलाउंस की वो एग्जम्पशन पकड़ लेगा, अपने आप ही पकड़ लेगा। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स की बात करूं तो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन अवेल करे जाती है। आपने प्रोफेशनल टैक्स पे करा, आप डिडक्शन ले सकते हैं, मतलब आप ना लेना चाहो तो मत लो, लेकिन ले सकते हैं, तो दैट्स व्हाई अवेल वर्ड थोड़ा सा प्यारा लगता है। तो कैसे लिखोगे इसको, लिखोगे किस तरीके से, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स की आपको इंटरप्रिटेशन लिखनी है, तो अगेन सेम चीज, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, या एज पर द प्रोविजन ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, एज पर प्रोविजन अंडर सेक्शन 16(3) पैरा 3, इनकम टैक्स एक्ट, ये पूरा लिखना है, इसमें आलस मत करिएगा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, an employee can avail the, माफ कीजिएगा, अवेल दी डिडक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है, अवेल द डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, और ये मैक्सिमम 2500 रुपए तक की होती है, उसे मेंशन करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, उससे मतलब एक प्लस पॉइंट आपका मिलता है। बट द थिंग इज, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज पेमेंट, ये आप जानते हो, प्रोफेशनल टैक्स आप पे करोगे तो आप ये डिडक्शन अवेल कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इस चीज को लिखें। एंड यहां पर एक चीज और होती है कि ये प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने खुद पे करा या एम्प्लॉयर से भरवाया, कैसे भी करा हो, जितना वो पे करेगा, ओके, अपने खुद की जेब से, अपने एम्प्लॉयर की जेब से करवाए, सरकार तक जितना पहुंचाए, उतने की वो यहां पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। मैक्सिमम मैंने आपको लिमिट उसकी ऑलरेडी बता दी, ओके। बट द थिंग इज कि पे करेगा तो मिलेगी, उसका जो ड्यू अमाउंट होता है उसकी डिडक्शन बेसिकली यहां पे नहीं मिलती है, ओके। तो ये तरीका हो गया सेक्शन 16 को याद करने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आ जाता है सेक्शन 17, और सेक्शन 17 को लेकर मैं आपसे कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। इसके पीछे रीजन दोस्तों साफ साफ है, बिल्कुल क्लियर है।
सेक्शन 17 जैसा कि आप जानते हैं कि सारे प्रिक्विजिट्स पर्क्स की टैक्सेबिलिटी को लेकर बना हुआ है, ओके। और इसमें ना जाने कितनी सारी हमारी पर्क्स है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, कम से कम 20-25 पर्क्स तो आसानी से कैलकुलेट हो जाती हैं। अब इन सबके सबसेक्शंस को याद करना कोई जरूरत नहीं है। जहां कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में पर्क आए, उसकी कंप्यूटेशन करें आप, वहां पे सिंपल सी बात है, मेंशन करेंगे ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। देखिए, दिस पर्टिकुलर पर्क इज टैक्सेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। उसके पैरा में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जाना चाहो आपकी मर्जी है, इसके नहीं सर हम पैरा भी याद करेंगे तो कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन द थिंग इज के समय आपका बहुत ज्यादा लगेगा, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अभी तो पहला चैप्टर है, ना जाने अभी कितने सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, तो ये छोटे छोटे पैराग्राफ कब तक याद कर पाओगे? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप याद नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना प्रोडक्टिव वर्क नहीं है जो आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। अगर इतनी चीज मेंशन कर दोगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, उससे भी आपका एक अच्छा इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर जाएगा। ओके दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई। इसी में हम एक चीज और बताना चाहूं, यहां पे मैंने अभी आपको बता दिया कि प्रोविजन, ये प्रोफेशनल टैक्स आपका अगर आप पे करते हो डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन लेकिन जैसा कि आप जानते हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने सैलरी की कंप्यूटेशन सीख ली होगी। सैलरी चैप्टर के अंदर जब प्रोफेशनल टैक्स की अक्सर कंप्यूटेशन आती है तो उसमें लिखा होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ से पे करा, या एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से भरवाया, वट कहने का मतलब एम्प्लॉयर की जेब से प्रोफेशनल टैक्स गया। तो उसको हम क्या करते हैं सर, नीचे डिडक्शन तो हम जितना जाएगा पे हुआ होगा वो दिखा देते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पे करा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय तो वो ऊपर ऐड करके दिखाते हैं, है ना, ऊपर ऐड करके सैलरी में जोड़ के दिखा देते हैं उसको। तो इट मींस इट इज टैक्सेबल। इट इज टैक्सेबल वेयर? इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सेक्शन 17, सॉरी, इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। यहां पर भी यही लगता है भाई, पर्क है क्या, है ना, मेडिकल बेनिफिट हो जो है वो उसका बिल भरवा लिया, रिम्बर्स करवा लिया, है ना, प्रोफेशनल टैक्स भरवा लिया, एलटीसी का बिल भरवा लिया, रिम्बर्समेंट मिल रही है ना, तो प्रोफेशनल टैक्स इज ऑल्सो रिम्बर्समेंट। तो वो भी कहां टैक्सेबल होगा सर? सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। तो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप पे करोगे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। ये मेंशन करोगे, सेम अगेन आपकी इंटरप्रिटेशन को बल मिलेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। सर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 10 का क्या करें? ठीक है, देखो 10 की बात सुन लो, 10 जरूरी है, ठीक है, 10 बहाने करके ले गए दिल, इसकी बात जरूरी है। दिल यही है, हाँ बिल्कुल सही बात, दिल यही है, यही सैलरी में चांद चांद लगाता है जब आप सेक्शन 10 को जगह जगह मेंशन करते हो। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, एचआरए की बात कर लेता हूं। एचआरए में आप एग्जम्पशन निकालते हो, वो एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। इसको मेंशन कर देना, याद कर लेना इसको। रीजन इसको याद करने का, एचआरए की कंप्यूटेशन आती है। तो जब आप क्वेश्चन करते हो, वर्किंग नोट आप बना रहे हो, वर्किंग नोट 1 टैक्सेबिलिटी ऑफ एचआरए, है ना, हेडिंग डाल के प्यारा प्यारा, सबसे पहले आप लिखते हो एक्चुअल रिसीव्ड, उसका अमाउंट लिखते हो, फिर आप लिखते हो एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ, है ना, और 3 चीजें कैलकुलेट करते हो। तो सोचो वहां पे लिख दो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। कितना प्यारा लगे। दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया, 80% 90% जनता खाली एग्जम्पशन लिख के जा रही है। सोचो आपने सेक्शन मेंशन करा हुआ है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। और इसको याद रखना है, क्यों याद रखना है मैंने, क्यों एचआरए, क्योंकि एचआरए का क्वेश्चन आ जाता है। और याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, एचआरए मतलब घर, घर मतलब क्या, भूत या घर, है ना, भूत के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनती है घर के ऊपर। तो भूत वाले घर में, डरावनी पिक्चरों में डर का नंबर क्या होता है, 13 नंबर होता है ना, 13 नंबर। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले आप इसको नॉर्मली याद रख लेंगे। तो मेंशन करेंगे जहां भी कंप्यूटेशन कर रहे हो एचआरए की, 13A आपने मेंशन करा, याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका। क्लियर? इसके अलावा देखो, आप कहां कहां पर एग्जम्पशन निकालते हो, और एग्जाम में बहुत जगह निकालोगे, पर्क में भी होता है, लेकिन जो ज्यादातर एग्जाम में आती हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रेचुटी की,
उसमें आप एग्जम्पशन निकालते हो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, कवर्ड, अंडर, नॉट कवर्ड, 3 चीजें, ठीक है। पेंशन की बात करते हो, पेंशन में आप एग्जम्पशंस निकालते हो, वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बोलते हो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है ना। इसके अलावा रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, इसके अलावा वीआरएस, ठीक है। 4 चीजें आ जाती हैं, सेक्शन पूछे जा सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीका। इट इज एग्जम्पशन, वही सेम चीज जैसे HRA की लिखी। ग्रेच्युटी की एग्जम्पशन इज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, पेंशन इज 10(10)(a), रिट्रेचमेंट इज 10(10)(b), वीआरएस इज 10(10)(c। याद करने का तरीका इसको PRV, प्यारे विनीत सर, कैसे भी याद कर लो भैया, याद करने का तरीका मैंने बता दिया PRV। अब प्यारे नॉन प्यारे वो तो आपने देखो जानना है, मैंने तो तरीका बता दिया इनका याद करने का तरीका। तो जहां कहीं पर भी कंप्यूटेशन कर रहे हो जस्ट आपको सेक्शन मेंशन करना है, एंड 2 सेक्शन अगर मेंशन हो गया, मैंने बोला सोचो सेक्शन लिखने की वजह से आधा आधा एक नंबर अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है हर पॉइंट पे, तो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। एक आपका दोस्त जिसने सेक्शन मेंशन नहीं करे, एक आप जिसने सेक्शन मेंशन करे, सेम पेपर कॉपी पेस्ट एक दूसरे का देख के लिख रहे थे, बस आपने सेक्शन मेंशन कर दिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उससे लगभग 10 नंबर आगे निकल जाओगे, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, तो ये चीज होगी याद करने की। हाँ, इसी के बीच आता है 10(10)(a) याद रखने के लिए। लीव इन कैशमेंट करते हैं ना, लीव इन कैशमेंट में वो 4 चीजों की कंप्यूटेशन होती है सर इसमें, तो वो कौन सा सेक्शन होता है? एग्जम्पशन इज लोअर ऑफ लीव इन कैशमेंट में, दैट इज कम्स अंडर सेक्शन 10(a). तो ये सिंपल सीरीज याद करने की, एक बारी में नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लिख रहे रिवाइज करते रहे, याद हो जाएगा, क्या दिक्कत वाली बात है, दैट्स इट। तो हमने 15 की बात कर ली, हमने 16 की इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली बात हो गई। सर 10 की जो मेजर है HRA और हमारी ये रिटायरमेंट बेनिफिट, ये भी याद हो गए। तो अगर एक छोटे से चैप्टर से आप इंटरप्रिटेशन 10-10 चीजों की जान लो और उसको एग्जाम में अप्लाई करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पर पहुंचेगा और आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप खुद अब इंटरप्रेट कर सकते हो। ओके जी सर, डन हो गया। देखो मेरी तरफ से डन हो गया। मैंने बोला कि मैं यहां पर आपके ऊपर ये जो क्लास, ये सीरीज मैं बना रहा हूं, ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप देखो और समझो, अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि पढ़ने बैठ गए सेक्शन, नहीं। तो बिना दबाव के जितना याद हो उतना अच्छी बात है, अदरवाइज आप सेक्शन 10, 11, 12 और 13 कहने को इसको भी याद कर सकते हो। ये सुपर एनुएशन फंड की है, ये RPF की है, ये PPF की है। आपने टेबल बनाया था प्रोविडेंट फंड का, उसमें भी तो एग्जम्पशन होती है रिटायरमेंट के टाइम पे जब पैसा मिलता है, तो ये उसके भी सेक्शन है। आप पढ़ याद करना चाहो कर सकते हो, ये नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको इतने सारे प्रोविजन बात याद हैं भाई। सैलरी में कम से कम अगर एक अच्छा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन की बात करता हूं, तो कम से कम 10 एंट्री तो होती है ना, 10 से 12 एंट्री हो जाती है। उन 10 की 10 एंट्रियों की इंटरप्रिटेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, उसमें से आपने 5 की इंटरप्रिटेशन भी लिख दी, HRA की, ग्रेच्युटी की, पेंशन की, मजे आ गए। डिडक्शन तो होती है सेक्शन 16 की। तो इसीलिए यहां पर इस चीज का फायदा उठाओ कि सेक्शन को मेंशन करके हम अपनी इंटरप्रिटेशन को भले ही 2 पॉइंट की लिखें लेकिन बेहतर तरीके से लिखें। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं सैलरी का बहुत बेनिफिट आपको मिले, आपको समझ आया होगा आज की क्लास का। कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो मेंशन करना है, और अगले वाले में हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishnu, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।